Hello dear students. Last time we were discussing about type of unit cell and we categorized unit cell on the basis of two parameters. One was presence of constituents कि constituent कहाँ कहाँ present है. उसके basis पर हमने कहा कि unit cell is basically of two type. One is primitive, another is non-primitive. When it comes to the primitive means atom is present only at the corner. When it comes to the non-primitive means constituents are present at the corner plus some other site, at some other site also. Now, which is that other site? On the basis of that, non-primitive is further classified into three different categories. One is body-centered, second is your face-centered, and third is your body-centered, end-centered. Body, face, and end. Then we said that we have total 7 different crystal system. When it comes to the edge length and edge angle, there is possibility of 7 different shapes, and how we remembered these 7 different shapes by the help of a mnemonic. एक shortcut trick हमने इस्तेमाल की, वो क्या थी? Q tower mother. ठीक है? Now what happens is कि इसको याद कैसे किया? CU stands for cubic, TE टेट्रागोनल, O आवर से हमने उठाया ऑर्थोरोम्बिक, MO मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक, H हेक्सागोनल एंड R रोम्बोहेड्रल. देन वी सेड कि अगर हम इनको कंबाइन कर दें प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम, टोटल 14 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स कैन एग्जिस्ट. टोटल 14 डिफरेंट अलग अलग जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं. मतलब क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक हो सकता है या वहाँ पर भी जो है फेस सेंटर्ड हो सकता है. इसके बेसिस पर टोटल 14 डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम बन रहे थे और उनको कलेक्टिवली हमने क्या कहा? ब्रेविस लैटिस कहा. ठीक है, वैसे तो आपने वो टेबल गो थ्रू कर ली होगी, लेकिन आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि आप अगर थोड़ा सा देखें कि क्यूबिक एक ऐसी शेप है जिसमें सिंपल भी है, फेस भी है, बॉडी भी है, बट एंड सेंटर्ड नहीं है. क्यूबिक शेप अगर आप लेंगे तो आपके पास टोटल कितने बन सकते हैं? क्यूब शेप के अंदर 3 सिस्टम बन सकते हैं. एक ऐसी क्यूब जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे है, एक ऐसी क्यूब जिसमें एटम कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, एक ऐसी क्यूब जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ द बॉडी. बट ये पॉसिबल नहीं आता. ठीक है, ऐसी टेट्रागोनल के अंदर क्या आते हैं कि सिंपल तो पॉसिबल है, फेस सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है, बॉडी सेंटर्ड भी पॉसिबल है और एंड सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक के अंदर चारों शेप एग्जिस्ट कर सकती है. मोनोक्लिनिक में सिर्फ 2 शेप एग्जिस्ट करेंगी. वो कौन सी? सिंपल एंड एंड सेंटर्ड. ये आप अपनी एनसीईआरटी के टेबल से कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ मैं ये सब क्यों करना चाह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बोर्ड आपसे फ्रेम कर सकता है कि आउट ऑफ 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम विच क्रिस्टल सिस्टम कैन एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट टाइप्स के सिंपल भी है, फेस भी है, बॉडी भी है और एंड भी है. वो कौन सा है? दैट इज योर ऑर्थोरोम्बिक. कि ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसी शेप है जिसमें टोटल 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. ठीक है, ऐसे ही वो कौन सी शेप है जिसके अंदर 3 पॉसिबल है? वो कौन सा? क्यूबिक है. अब शायद आप में से कई कंफ्यूज हो सकते हैं और वो ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि सिंपल तो देखो सब में एग्जिस्ट करते हैं, क्यूबिक भी, टेट्रागोनल भी, हेक्सागोनल भी, रोम्बोहेड्रल भी, सब क्यूबिक में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर्ड 2 है. बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो स्टार्टिंग के तीनों बॉडी सेंटर्ड आते हैं. अगर आप एंड सेंटर्ड की बात करें तो एंड सेंटर्ड, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक आते हैं. ठीक है, मैंने बाकियों पे क्रॉस क्यों लगाया है? आंसर इज कि भाई देखो, मैथमेटिकली जब आप इसमें पढ़ चुके हैं कि एज लेंथ ये होती है, एज एंगल ये होता है, जब आप वो शेप बनाने जाते हैं और आप एटम्स को चाहते हैं कि भाई ट्राइक्लिनिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मींस ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गामा में से कोई भी एंगल 90 के इक्वल ना हो, तो एक ऐसे शेप के साथ सिर्फ और सिर्फ आप सिंपल क्यूबिक बना सकते हैं. आप ऐसे शेप में कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट को फेस के सेंटर पे नहीं ले जा सकते. आप कॉन्स्टिट्यूएंट को बॉडी के सेंटर पे नहीं लेके जा पाते. तो थ्योरेटिकली हमें यहाँ पर कोई ऐसा तरीका हमारे पास नहीं है कि हम बता सकें कि भाई ये जो है इस शेप में है, जैसे रोम्बोहेड्रल है, क्या ये बॉडी सेंटर्ड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? आंसर इज कि नहीं करेगा. कैसे पता चला? कि भाई आप करके देख लो.
ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि रोम्बोहेड्रल में ABC की वैल्यू क्या आने वाली है और एज एंगल्स क्या आने वाले हैं। अगर आप वो सब मेंटेन करके चलेंगे तो कभी भी आप जो है एटम को फेस के सेंटर पे या बॉडी के सेंटर पे या एंड के सेंटर पे जो है आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड शेप्स है। तो यहाँ पर इन 14 को, टोटल 14 को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक टर्म यूज होगी, दैट विल बी योर ब्रेविस लैटिस। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये सब कुछ कर चुके हैं। आपको एक रफ आइडिया यहाँ पर रखना है कि कौन कितना। देखो आसान सा तरीका, लास्ट के 3 सिर्फ सिंपल क्यूबिक है, 1 1 1। ठीक है, लास्ट के 3 कैसे हैं, 1 1 में है। 2 ऐसे हैं जो 2 2 की शेप में, और वो कौन कौन से हैं, टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक। ये आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एक रफ आइडिया है, आप उसको लेके चलेंगे। आप उसको किसी नंबर की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं कि 3 2 4 2 के 32 42 और 111। आपको क्यू टावर बदर याद रहेगा तो उसके बाद 3 2 4 2 और लास्ट के 3 तो 1 1 है। तो आप कोई भी टेक्निक लगा के यहाँ पर आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ही क्वेश्चन बनता है। अगर अब से पहले यहाँ से क्वेश्चन CBSE में नहीं आता था, लेकिन अब क्योंकि CBSE भी MCQ क्वेश्चंस दे रहा है, देन देयर इज अ चांस, सो वी कांट मिस। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। हम आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज हम कुछ बात करेंगे कि हमने क्या कहा था। हमने कहा था कि भाई देखो, ऐसा है कि आप ये जो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, हम कौन सी शेप को सबसे ज्यादा स्टडी करेंगे, क्यूब को स्टडी करेंगे। क्यों स्टडी करेंगे, क्योंकि क्यूब सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, उसको स्टडी करना हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो क्यूब आपने ली और आपने यहाँ पर ऐसे लैटिस पॉइंट लगाए। ठीक है, ध्यान से समझने की बात है कि लैटिस पॉइंट लगाए। लैटिस पॉइंट लगाने का मतलब है कि इन 4 कॉर्नर्स पे क्या है, एटम्स अवेलेबल है। लेकिन कल ही हमने बात की थी कि ये एटम्स एक्चुअल में है क्या, कि ये सेंटर है। ठीक है ना, ये एज लेंथ जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर एक एटम है, उन दोनों के सेंटर को हमने क्या कर रखा है, मैच कर रखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप अगर इसको स्फेरिकल शेप दें लाइक दिस, आप इसको भी स्फेरिकल शेप दें, ऐसे ही आप इसको भी स्फेरिकल शेप दें, आप इसको भी स्फेरिकल शेप दें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कल भी हम बात कर चुके हैं कि स्फेरिकल शेप है। तो देखो, लेकिन स्फीयर में से सिर्फ इतना सा पोर्शन ऐसा है जो इस क्यूब के अंदर आया। ठीक है, सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो कहां आया, क्यूब के अंदर आया। ऐसे ही आप इसमें भी अगर देखेंगे तो सिर्फ क्यूब स्फीयर का ये वाला हिस्सा क्यूब के अंदर है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये इतना हिस्सा क्या है, अंदर है। यहां पर भी सिर्फ इतना सा ही एरिया कहां है, अंदर है। यानी कि जब आप किसी एटम को इमेजिन करते हैं कहीं पर भी, तो उस एटम का कुछ परसेंट अंदर होता है और बाकी उस शेप से बाहर होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, यहां पर हम लिखते हैं बिकॉज द शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज spherical, and when we draw the edge, it is the distance from center of one atom to the center of other atoms। ठीक है, उसके एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर के बीच की क्या है, वो डिस्टेंस है। अगर वो ऐसे डिस्टेंस है, देन सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट is out of the phase
आउट ऑफ द फेस कहें या फिर आउट ऑफ यूनिट सेल, आउट ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट सेल का मैंने एक फेस ड्रॉ किया है। एक्चुअल में तो शेप क्या शेप है आपके पास? क्यूबिक। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम सबसे ज्यादा कौन सी शेप पढ़ने वाले हैं? हम सबसे ज्यादा जो शेप पढ़ेंगे वो शेप है आपके पास क्यूबिक। और क्यूबिक ही क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि क्यूबिक सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, उसको पढ़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई क्यूब का कोई भी आप फेस ले लीजिए, उस फेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल होंगे उसका कुछ हिस्सा फेस के अंदर होगा, मतलब यूनिट सेल के अंदर होगा, और कुछ हिस्सा यूनिट सेल के बाहर होगा। कभी भी पूरा का पूरा एटम जो है यूनिट सेल के अंदर नहीं होता, ठीक है। हालांकि मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं, ये डिपेंड करता है कि वो एटम कहां अवेलेबल है, उसके बेसिस पे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट का कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंदर है और कितना हिस्सा यूनिट सेल के बाहर है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ हिस्सा तो ये बात श्योर है कि कुछ हिस्सा तो बाहर होने वाला है। तो उसमें से हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, we want to find out how much part of any constituent lies in the unit cell, ठीक है, and it depends upon the position of constituent in unit cell। ठीक है, तो यहां तक हमने आज एक बात सीखी, वो ये सीखी कि भाई जब हम कोई भी यूनिट सेल लेते हैं तो एटम जो है, तो एटम का कुछ हिस्सा यूनिट सेल के बाहर है, कुछ हिस्सा यूनिट सेल के अंदर है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं खुद से कि भाई कितना हिस्सा जो है यूनिट सेल के अंदर है और कितना हिस्सा यूनिट सेल के बाहर है। और फिर हम अपने आप को समझा रहे हैं कि भाई देखो कि ये डिपेंड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है। अब जैसे उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन इन द यूनिट सेल वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा वो हम अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा? पोजीशन कही, और पोजीशन के हिसाब से देखो, पोजीशन के हिसाब से पोजीशन बनती कौन कौन सी है? अलग अलग पोजीशंस हम देख रहे हैं। पहला है एट द कॉर्नर, दूसरा क्या है? एट द फेस। तीसरा क्या है? एट द बॉडी सेंटर। शायद आप में से कुछ सोचेंगे कि भाई फोर्थ होना चाहिए क्या? एंड। अरे भाई एंड और फेस में कोई फर्क नहीं होता। एंड सेंटर्ड हम किसको कहते हैं? जब सिर्फ आमने सामने के फेसेस पर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हो, सिर्फ आमने सामने के, तो उसको हम एंड नाम दे देते हैं। लेकिन एंड में भी एक्चुअली है क्या? फेस ही है, तो फेस को हम कंसिडर कर ही चुके। यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंट है वो है एज, कि ये चार अलग अलग पोजीशंस बनती है कि कॉर्नर पे हो सकता है, एज पे हो सकता है। अब कहोगे सर एज तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई नहीं पढ़ा, लेकिन इट डजंट मीन कि एटम कभी एज पे नहीं हो सकता है। तो हमने क्यों नहीं पढ़ा? वी आर बाउंड विद द सिलेबस ऑल्सो। आंसर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं, हम बात करते हैं बॉडी की, हम बात करते हैं फेस की, हम बात करते हैं एंड की। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ अवेलेबल हो सकता है? एज पर भी अवेलेबल हो सकता है। तो पोजीशन तो ये चार अलग अलग बनती है। अब चार पोजीशन के बेसिस पर ही आप ये देखें कि भाई अगर मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉर्नर पे है, तो उसका कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंदर है और कितना यूनिट सेल के बाहर है। ऐसे अगर कोई चीज फेस पे है तो वो कितनी बॉडी के अंदर है, कितनी बॉडी के बाहर है। अगर कोई चीज बॉडी के सेंटर पे है तो कितनी यूनिट सेल के अंदर है, कितने यूनिट सेल के बाहर है। ऐसे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट एज पर अवेलेबल है तो वो कितना तो गिवन यूनिट सेल के अंदर और कितना यूनिट सेल से बाहर है।
बेसिक क्वेश्चन समझ लो। बेसिक क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट क्योंकि स्फेरिकल है शेप में और आप जो उसको ड्रॉ कर रहे हो वो सेंटर से सेंटर कर रहे हो, जब सेंटर से सेंटर ड्रॉ करने गया तो मुझे पता चला कि भाई उस बॉल का तो एक छोटा सा हिस्सा ही आता है यूनिट सेल में, तो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो कितना हिस्सा है जो यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है उसकी पोजीशन पर। तो पोजीशन यहाँ पर कॉर्नर है, फेस है, बॉडी है और एज है। तो पहले हम शुरू करेंगे कि भाई अगर कोई चीज कॉर्नर पे अवेलेबल है, या सबसे आसान से मैं शुरू करूंगा यहाँ पर कि कोई चीज अगर बॉडी के सेंटर पे है, बॉडी के सेंटर पे है, तो उसका कंट्रीब्यूशन इन द यूनिट सेल क्या होगा? ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट सेल का मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है और बॉडी के तौर पर मैंने ये एक बुक मान ली कि दिस इज माय यूनिट सेल। ठीक है, ये मेरा यूनिट सेल है और ये मेरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब यूनिट सेल में पोजीशंस फिर से याद कर लो कि ये क्या है आपके पास? ये है आपके पास एज, ये लाइन कितनी है? टोटल 12 है। कैसे? 1 2 3 4, ऐसे ही 5 6 7। इसको काउंट नहीं करना क्योंकि आपने इसमें काउंट कर लिया 7। 7 के बाद 8 9 10। ठीक है, इसको भी काउंट कर चुके हैं और इसमें 11 और एक 12, टोटल कितने हैं? 12। अब फेस कितने हैं? फेस है 6। कैसे? 1 2 3 4 5 और ये पीछे कितने आ गए? 6। ठीक है, आपको ये पोजीशन से याद कर रखनी है। अब बॉडी का सेंटर देखो, मान लेते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये क्या है? बॉडी है। मैंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट को बॉडी के सेंटर पे डाला। बॉडी के सेंटर पे मतलब ना तो वो इस लाइन से टच करेगी, ना इस लाइन से करेगी, ना फेस से करेगी। तो इसका मतलब है वो बॉडी देखें पूरे तरीके से यूनिट सेल के अंदर है। देखे ना तो वो बाहर आ रही। अगर वो यहाँ होती, अगर वो मान लो कुछ ऐसी सी होती लाइक दिस वन, तो ये इसकी पोजीशन कौन सी है? ये तो फेस दिखाई दे रहा है ना, ये कहाँ है? फेस पे। तो मैं इसको क्या कहता? फेस सेंटर्ड कहता। लेकिन मुझे फेस सेंटर्ड की बात नहीं करनी, मुझे फिलहाल किसकी बात करनी है? बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि वो फेस पर, कोई से भी फेस पर ना आए। देखो ना, कोई से भी फेस पे आएगी नहीं, वो आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर कोई चीज बॉडी के सेंटर पे है तो वो कितनी है इस यूनिट सेल के अंदर? कहोगे सर पूरी की पूरी तो यूनिट सेल के अंदर है। यूनिट सेल से बाहर तो कुछ आ ही नहीं रहा। अगर बाहर कुछ नहीं आ रहा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 100%। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ है? बॉडी के सेंटर पर है, तो इसका कितना होगा? कंट्रीब्यूशन विल बी 100%। इट विल बी 100% इन द बॉडी। इन बॉडी नहीं लिखता मैं इसको, इन यूनिट सेल लिखूंगा। इन यूनिट सेल इसका मतलब है इट्स कंट्रीब्यूशन इन यूनिट सेल इज 1। उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1। क्यों हो गया 1? अरे वो 1 इसलिए हो गया ना कि वो बॉडी के अंदर ही है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे समझो। मैं मान लेता हूं कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट हूं और मेरा रूम जो है वो यूनिट सेल है। ठीक है, व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, मैं ना तो किसी दीवार से टच कर रहा हूं। अगर दीवार से टच कर गया तो मैं क्या हो जाऊंगा? फेस पे हो जाऊंगा। आप कहोगे सर आप फर्श पे तो खड़े ही होगे, लेकिन इमेजिन माई सेल्फ इन एयर, कि जैसे आपके रूम में फैन होता है ना, फैन बिल्कुल बीच में होता है, तो ऐसे ही कुछ है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि फैन जब चलता है तो आधा आपके कमरे के अंदर चलता है, आधा कमरे से बाहर चलता है? ऐसा तो नहीं होता। फैन पूरा का पूरा किसके अंदर है? बॉडी के अंदर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 100% है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है? 1 है, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? पूरा का पूरा 1 कर देगा कंट्रीब्यूट। ठीक है, लेकिन आप सोच के देखो कि आपके पास 2 कमरे हैं। ठीक है, दोनों में एक कॉमन दीवार है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, दोनों में एक कॉमन दीवार है। अगर दोनों में एक कॉमन दीवार है तो इसका मतलब है कि कोई एटम अगर दीवार के सेंटर पे हो, अब इमेजिन करनी है आपको, बॉल एट द सेंटर ऑफ द वॉल। एट द सेंटर ऑफ द वॉल इट मींस दैट वो बॉल जो है वो मैक्सिमम कितने यूनिट सेल में जा सकती है? 2। ध्यान से सुन लो ना मेरी बात, कि आपके पास 2 कमरे हैं एडजेसेंट। मैं 2 ही कमरे क्यों एग्जांपल ले रहा हूं, अभी मैं आ जाऊंगा उस पे, कि आपके पास एक वॉल है, वॉल के सेंटर पे एक बॉल इमेजिन करें आप। जब वॉल के सेंटर पे, तो इसका मतलब है उसका 50% तो कमरे के अंदर होगा और 50% कमरे से बाहर होगा, या दूसरे कमरे के अंदर होगा। कौन से कमरे के अंदर? जिसके साथ वो दीवार शेयर हो रही है। देखो, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, मैंने मान लिया ये मेरा एक कमरा है। ठीक है,
अब ये इसका एक फेस है। अब अगर ये इसका फेस है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये कहाँ है? एट द सेंटर ऑफ द फेस। एट द सेंटर ऑफ द फेस ऐसा कुछ है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द फेस मतलब ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ है तो हमने पहले ही कहा है कि भाई एटम का कुछ हिस्सा तो उस यूनिट सेल के अंदर होगा, कुछ उससे बाहर होगा। तो इसका कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है? तो देखो भाई, ये एटम कितने में कंट्रीब्यूट हो सकता है? ये मैक्सिमम 2 में कंट्रीब्यूट हो सकता है। कैसे? बड़ा आसान से है कि देखो, ये पहला, ये दूसरा, और ये देखे चिपक गया लाइक दिस, ठीक है ना। मतलब ये मेरे पास 2 अलग अलग यूनिट सेल है, लेकिन दोनों में जो ये वाला फेस है, ये क्या है? कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब अगर कोई एटम यहाँ हुआ तो वो 50% इसमें होगा और 50% इसमें होगा। देखो ना, ये मार्कर फिलहाल दोनों बुक्स के अंदर है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो इसका मतलब मैं मार्कर को अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट मानूं तो वो कितने यूनिट सेल का हिस्सा है? 2 का। अगर यूनिट सेल 2 का हिस्सा है तो इसका मतलब हुआ कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट का, इस मार्कर का दोनों ही यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बराबर का होगा। तो इसका मतलब है अगर एट द सेंटर ऑफ द फेस है तो इसका मतलब है 50% इन वन यूनिट सेल, ठीक है। बिकॉज फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, क्योंकि कितने से शेयर हो रहा है? 2 से हो रहा है। सो एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस इज हाफ inside the given unit cell, or I can say, or its contribution in given unit cell is 1/2। जैसे इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 1। क्यों 1 था? क्योंकि वो सिर्फ एक ही यूनिट सेल का हिस्सा है। अब ये फेस कितने में शेयर हो रहा है? 2 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। आप देखो ना कि आपके घर में बहुत सारे जो है रूम होंगे, या हमारे स्कूल में भी बहुत सारे रूम्स होते हैं, लेकिन एक रूम और दूसरे रूम में कितनी दीवारें शेयर होती हैं? 1, ठीक है ना। एक दीवार अगर राइट हैंड की दीवार है तो वो इस कमरे में और इससे अगले कमरे के साथ शेयर हो सकती है, किसी और के साथ तो शेयर नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड की आप कोई दीवार देखें तो या तो इस कमरे की या उससे अगले कमरे के साथ शेयर हो सकती है, इससे ज्यादा कमरों के साथ कोई एक दीवार शेयर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर कोई एटम है एट द सेंटर ऑफ द फेस तो वो कितने यूनिट सेल का हिस्सा होगा? 2 यूनिट सेल का। तो 2 यूनिट सेल, एक एटम को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा? हाफ, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास देखे, एक तो हमने कहा निकाल लिया? एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। दूसरा हमने क्या निकाल लिया? एट द फेस सेंटर। अब तीसरा कहां आ गया? एज। तीसरा कहां आ गया? एज। अब देखें, जो तीसरा एज है तो वो एज क्या है? एज कितने यूनिट सेल का हिस्सा हो सकता है? ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि जितने यूनिट सेल का एज हिस्सा होगा, जैसे फेस कितने यूनिट सेल का हिस्सा था? 2 का था। तो इसका मतलब है अगर कोई एटम किसी फेस पे था तो इसका मतलब है कि वो 2 अलग अलग यूनिट सेल में जा सकता है। अगर ऐसे ही मुझे पता चल जाए कि भाई कोई एक एज जो है, कोई एक कॉर्नर जो है, कमरे में जो कॉर्नर है वो क्या है? मेरे लिए एज है। जो एक एज है वो कितने यूनिट सेल का, कितने दूसरे कमरों का जो है हिस्सा हो सकता है, वहां से मैं आइडिया लगा लूंगा कि हर एक में इक्वली कंट्रीब्यूट करो। तो आप इमेजिन करें एक बार कि आपके रूम का कोई भी एक कॉर्नर टोटल कितने कमरों का हिस्सा हो सकता है? आंसर सोचें आप। क्या 1? भाई जिस कमरे में है उसमें तो कॉर्नर है ही, मतलब उस कमरे में तो है ही। ऐसे ही उससे अगला कमरा, ठीक है, तो मतलब 2। मैं देखो इसको और थोड़ा सा आसान कर देता हूं आपके लिए, और आसान हम कर सकते हैं कुछ ऐसा सा कि भाई देखो, ये एक आपके पास कमरा है मान लेते हैं, ठीक है, और ये आप उसका कॉर्नर ले रहे हो, ठीक है। मैं इमेजिन करूंगा कि ये जो है ना, ये मार्कर मेरा कॉर्नर पे खड़ा हुआ है, तो एक तो इसका हिस्सा हो गया वो, दूसरा इसका हिस्सा हो गया, है ना। देखो अगर मान लो मैं यहां पर कोई बॉल रख दूं बड़ी सी,
कहाँ पर रखी हुई है, ये कॉर्नर पे नहीं रख रहा मैं, ये याद रखना, ये सिर्फ मैंने दीवार के बीच में रखी हुई है। तो ऐसे ही तीसरी जो आ सकती है वो यहाँ आ सकती है, और फोर्थ कहाँ आ सकती है, यहाँ पर। कि कोई भी कॉर्नर जो है वो कितने हिस्सों में जा सकता है, 4 में। अगर मान लो आपके पास ये एक दीवार है, देखो अगर समझने में दिक्कत आती है, पहला कि ये कॉर्नर मान लेते हैं कि कितने यूनिट सेल का हिस्सा हो सकता है। पहला यूनिट सेल तो ये है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। दूसरा यूनिट सेल, देखो कॉर्नर कॉमन करना बस, ये देखो ये दोनों में मैच हो गया, मतलब ये जो पर्टिकुलर कॉर्नर है वो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, सिर्फ इन दोनों में कॉमन नहीं हुआ, ध्यान से समझो। एक आप इसके आगे लगा रहे हो कुछ ऐसे सा कि ऐसा सा, ठीक है, मतलब एक ये, दूसरा ये, और तीसरा जो मैंने अभी यहां पर ऐसे इमेजिन किया था ना, 1 2 और ये 3 में हो गया ना, तो चौथा कौन सा आ जाएगा, यहां पर ऐसे। ठीक है, तो टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल हमारे पास आ जाएंगी 4। तो अगर कोई चीज कहां पर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है आपके पास कहीं जो है कहीं किसी एज पर, तो वो टोटल कितने का हिस्सा हो सकती है, 4 यूनिट सेल। इट इज shared by 4 unit cell, so its contribution in 1 unit cell बराबर क्या करना है ना, इज 1/4। कितने का हो गया, 1/4 का हो गया। ठीक है, मैं यहां पर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, आप यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए। हम इसको फिलहाल फिर से देखते हैं। वी विल ट्राई टू हैव अ लुक, जहाँ पर मैं 4 बुक्स को अरेंज करके आपको एक कॉर्नर शो करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स डू दैट। कि यहाँ पर ये जो एज है मेरे पास, ये टोटल कितने यूनिट सेल का हिस्सा हो सकता है। हर एक बुक मेरे लिए क्या है, एक यूनिट सेल है। समझ आ रही मेरी बात, कि एक जो बुक है वो मैं एज 1 यूनिट सेल ट्रीट कर रहा हूं। तो मेरे पास एक यूनिट सेल तो ये हो गया। अब इसमें देखें, दूसरा जो यूनिट सेल होगा वो ये हो जाएगा लाइक दिस, कि यहाँ पर देखो कॉर्नर से कॉर्नर अगर मैं मैच करूं, यू विल सी हियर कि कॉर्नर से कॉर्नर जब मैच करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कहाँ प्रेजेंट हो, जो यहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है ना, जो कहाँ प्रेजेंट हो, यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो वो इसमें भी है और वो किस में है, इसमें भी है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि कोई चीज अगर यहाँ सेंटर पे है, मैं ऊपर कॉर्नर पे नहीं जा रहा कि दिस इज द कॉर्नर, मैं कॉर्नर पे नहीं जा रहा, मैं कहा हूँ एट द सेंटर ऑफ द फेस, तो वो इस यूनिट सेल में भी है, इसमें भी है, तो मतलब वो इन दोनों का हिस्सा हो सकती है। एट द सेम टाइम अगर मैं तीसरे यूनिट सेल को अपने को लेके आता हूँ, ठीक है, दिस इज माई 3rd यूनिट सेल विच इज कमिंग हेयर इन द पार्ट। तो यहाँ पर देखें कि अब अगर यहाँ पर कोई चीज है तो वो 3 यूनिट सेल का हिस्सा है, यूनिट सेल नंबर 1, यूनिट सेल नंबर 2 एंड दिस इज यूनिट सेल नंबर 3। देखो ना कि यहाँ पर अगर मैं अब मार्कर रखता हूँ, देखो अगर मैंने यहाँ पर सेंटर पे अब जो है मार्कर रखा, दिस इज माई मार्कर, कि अब अगर मैं मार्कर रखता हूँ तो वो कितने यूनिट सेल का हिस्सा है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा जो बैक पे है, ठीक है ना, तो वो तीनों का हिस्सा है। एट द सेम टाइम अगर मैं इसको भी अटैच कर दूं तो देखो वो जो कॉर्नर है अब कितने के साथ शेयर हो गया, 4 के साथ शेयर होगा। कौन कौन से, 1 2 3 एंड 4, चारों के साथ शेयर हो गया। तो यहाँ पर कोई अगर एटम कहाँ है, सिर्फ इस एज पर है, तो वो कितने यूनिट सेल का हिस्सा है, वो यूनिट सेल टोटल 4 का हिस्सा है। 4 का हिस्सा है तो हर एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/4 का। कितने का, 1/4 का। ठीक है, तो नाउ वी आर कमिंग टू आवर लास्ट। तो यहाँ पर हमने तीन पोजीशंस पढ़ चुके हैं। एक फेस की 50% है कि भाई एक फेस 2 का हिस्सा हो सकता है, बॉडी तो 100% ही कंट्रीब्यूशन है, और एज पे कितना है, सिर्फ 1/4 है। अब हम किसकी बात करेंगे, कॉर्नर की। तो कॉर्नर को समझने के लिए भी पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक
यूनिट सेल का जो कॉर्नर होता है वो टोटल कितने दूसरे यूनिट सेल का हिस्सा हो सकता है, ठीक है, टोटल कितने दूसरे यूनिट सेल का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। तो हम उसके लिए फिर से अपने पुराने एग्जाम्पल पर चलेंगे, थोड़ी सी और बुक्स को अरेंज करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो लेट्स कंटिन्यू हियर। नाउ वी आर चेकिंग कि कोई कॉर्नर जो है वो कितने यूनिट सेल का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ बुक्स ली हैं और हर एक बुक को कंसिडर करूंगा मैं क्या, कोई एक यूनिट सेल, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये दो अलग अलग बुक्स है, यू कैन चेक दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज माई पार्ट 1, यू कैन चेक दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2, सो डोंट कंफ्यूज। अब यहाँ पर हमने देखा, हमने एक कॉर्नर लिया, अब कॉर्नर कौन सा है, लेट मी शो यू कि दिस इज द कॉर्नर, ठीक है, दिस इज द कॉर्नर, कि ये कॉर्नर ले रहा हूँ। तो ये कॉर्नर मैं देखूंगा कि टोटल कितने यूनिट सेल का हिस्सा हो सकता है, जितने यूनिट सेल का हिस्सा ये होगा हर एक में हम कहेंगे कि कंट्रीब्यूशन बराबर का है, ठीक है। तो देखें हमें करना क्या है, हमें करना सिर्फ इतना सा है कि ये एक एटम और दूसरा एक नीचे यूनिट सेल, दिस इज 1 यूनिट सेल एंड दिस इज माई 2nd यूनिट सेल। तो दोनों में देखो कॉर्नर क्या शेयर हो गया, क्या दोनों में ये कॉर्नर कॉमन आ गया, बिल्कुल आ गया, है ना। ये दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं, कॉर्नर से कॉर्नर। लेकिन क्या मैं पूछूं कि अगर कोई चीज यहाँ इस एज पे हो, क्या वो इस एज पे हो सकती है, नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो तो नीचे वाले यूनिट सेल की होगी कि एट द सेंटर, लेकिन अगर कोई चीज यहाँ कॉर्नर पे है, अगर आप यहाँ कॉर्नर पे एक बॉल इमेजिन करते हो, एक बड़ी सी बॉल इमेजिन करते हो, तो आप देखो कि वो बॉल ऊपर वाली उससे टच होके आएगी, ठीक है। अब 3rd यूनिट सेल को हम लेके आते हैं, सो लेट्स हैव द 3rd यूनिट सेल हियर, कि 3rd यूनिट सेल आ गया जी ये, दिस इज माय 3rd यूनिट सेल। तो देखो क्या दोनों में एक कॉर्नर फिर से कॉमन आ गया, क्या यहाँ पर फिर से कॉर्नर कहोगे सर बिल्कुल टच कर गए, ये तो अगर टच कर गए तो इसका मतलब है कि आप वो 3 यूनिट सेल का हिस्सा हो सकता है। अब नाउ लेट्स से दिस, कि अगर मैं 4th यूनिट सेल को लेके आता हूँ यहाँ पर, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम ब्रिंगिंग 4th यूनिट सेल, अगर मैं 4th यूनिट सेल लेके आता हूँ तो यू विल सी कि ये फिर से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। लेट्स सी दिस, देखो ये थोड़ा सा बुक क्योंकि कोई ज़्यादा मोटी है कोई पतली सी है, यू विल सी कि यहाँ पर कोई एक चीज़ रखी हुई है कॉर्नर पे, तो वो 4 यूनिट सेल का हिस्सा हो जाएगी। तो मतलब ये सीधा सीधा तो 4 समझ आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम लेट्स चेक वन मोर पॉइंट हियर, कि यहाँ पर मेरे पास एक और यूनिट सेल है। देखो अब क्या ये आपस में टच कर रहे हैं, यू विल से कि यस सर कुछ कर जाएंगे ये। मैं दूसरी बुक ट्राई करता हूँ, लेट मी हैव दिस, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो कि 4 तो ये है ही, ठीक है, एक ये सामने वाला हो गया कि यहाँ पर भी एटम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कॉर्नर टच कर रहे हैं, तो मतलब ये इसका भी हिस्सा होगा। एट द सेम टाइम कि ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं इस चीज को इस एंगल से देखूं, तो देखो कि यहाँ पर ये वाले एंगल फिर ये वाले कॉर्नर फिर से टच कर गए, ठीक है ना, ये वाले कॉर्नर फिर से टच कर गए। ये दोनों किससे टच करेंगे, इन दोनों से भी और इन दोनों से भी, तो टोटल कितने हो गए भाई, 6 हो गए। एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट हमारे पास इस साइड भी क्या है, इस साइड भी है, तो अब ये कितने का हो गया, 7 का। ऐसे ही इसके ऊपर मैं अगर एक और बुक रख दूंगा तो टोटल कितने का हो जाएगा, 8 का। आई कैन शो यू दिस, हम फिर से शो कर लेते हैं कि टोटल कितने का हिस्सा हो जाएगा, 8 का। 7 तो ये हो गया, 7 तो ये हो गया ना, एंड दिस विल बी माय 8th यूनिट सेल। ये देखो इसका ये जो नीचे वाला कॉर्नर है, आई शो यू कि इसका ये जो नीचे वाला कॉर्नर है ये जाके मैच करेगा लाइक दिस, ये कर गया ना यहाँ पर मैच। तो इसका मतलब है अगर कोई चीज कॉर्नर पे है तो वो कितने से शेयर होती है, 8 से शेयर होती है। तो इट मीन्स इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर कॉर्नर पे अवेलेबल होगी, कॉर्नर पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इट्स कंट्रीब्यूशन विल बिकम 1/8। मीन्स हम यहाँ पर कहेंगे कि कॉर्नर इज शेयर्ड बाय, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल
present at the corner has the contribution of 1/8 only. ठीक है, कोई भी चीज अगर कॉर्नर पे है तो उसका कितने का कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8 का कंट्रीब्यूशन होने वाला है. ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग कहेगा कि नहीं यार पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन आपको अगर एक बार ये समझ आ गया तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी. ठीक है, तो आपको एक बार यहाँ से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. रेस्ट थिंग्स विल बी इजी. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू प्रिपेयर द नोट्स. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पर. I hope you have taken the screenshot here. तो यहाँ से हम जो चीज़ सीख के आए वो ये सीख के आए कि जब भी हम किसी भी यूनिट सेल को लेंगे उसमें जो एटम्स अवेलेबल हैं आपके पास वो कभी भी 100% यूनिट सेल के अंदर नहीं होते. उसका कुछ हिस्सा यूनिट सेल के बाहर रहेगा. अगर कोई कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8. क्यों? क्योंकि जो कॉर्नर है दैट इज शेयर्ड बाय 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स, राइट. उसके बाद जो अगर कोई बॉडी के सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना आएगा? 1. अगर कोई चीज़ फेस के सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 50. और अगर कोई चीज़ एज के सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/4. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे मूव कर सकें. टेक अ स्क्रीनशॉट हियर. मूविंग ऑन कि भाई ठीक है हमें पता चल गया, तो क्या इससे हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल कितने आएंगे? ठीक है, तो देखें हमारे पास इसके बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आता है. लेट्स सी कि नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल. नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल. ठीक है, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि यूनिट सेल हमने देखो कितने पढ़े. पहला है परिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक या फिर अलाउड या फिर परिमिटिव. इन तीनों में से कोई भी नाम आप रख सकते हैं. कि जो सिंपल क्यूबिक होने वाला है आपके पास उसमें कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट. Constituents are present at the corner only. ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है? आपके पास ये एक क्यूब है. इस क्यूब में कॉर्नर काउंट करें आप पहले तो कितने हैं? पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th. हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/8. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ constituent present at the corner is 1/8. Total corner are 8. So the total number of atoms in one unit cell वो कितना आएगा? 1/8 ये, 1/8 ये, 1/8. हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 का. ऐसे ही हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 1/8. और ये भी कितना आ जाएगा? 1/8. ठीक है, तो इन सब का कंट्रीब्यूशन आप या तो 1/8 को प्लस कर दीजिए या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 8 × 1/8 मीन्स नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल when the shape is cubic and the type of unit cell is simple cubic or allowed or primitive in which constituents are present only at the corner. तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होंगे? 1. यानी कि अगर आपके पास 10 यूनिट सेल हैं तो टोटल आइटम्स कितने होने वाले हैं? 10 होने वाले हैं. ऐसे ही सेकंड हमने क्या पढ़ा था? सेकंड हमने पढ़ा था नॉन परिमिटिव या हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड. ठीक है, बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट है? एट द कॉर्नर.
प्लस एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो हमें पता है कि कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है तो कॉर्नर कितने हैं 8, और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, प्लस एट द सेंटर ऑफ बॉडी कंट्रीब्यूशन इज 1, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल इज 2। ठीक है, जब वो बीसीसी में होगा या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा तो टोटल उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाने वाला है 2। ऐसे ही अगर हम थर्ड पे चलें तो थर्ड हमारे पास क्या है, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर क्या होने वाला है, देखें कि फेस सेंटर्ड में कहां कहां प्रेजेंट है, एट द कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, तो कॉर्नर कितने हैं 8 और फेस कितने हैं 6। तो यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा 8 इंटू 1/8, कि भाई 8 तो कॉर्नर और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, प्लस 6 तो फेसेस और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना हाफ, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 4। यानी कि फेस सेंटर्ड के अंदर कितने एटम्स होंगे एक यूनिट सेल में, वो होंगे 4। ऐसे ही आप अगर बात करें फोर्थ की, वो क्या है, दैट इज योर एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड पे क्या होगा, एंड सेंटर्ड पे होगा एट द कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। ठीक है, तो कॉर्नर का तो कंट्रीब्यूशन वही है 8 इंटू 1/8, प्लस फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 और फेस कितने हैं 2, तो ये यहाँ से जब आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी कि अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके एक यूनिट सेल में कितने एटम है 1, बॉडी सेंटर्ड के यूनिट सेल में कितने हैं 2, फेस सेंटर्ड के कितने हैं 4, और ऐसे ही एंड सेंटर्ड में कितने आने वाले हैं 2 एटम्स। ठीक है भाई, देखने में आपको चाहे जितना मर्जी लगे, लेकिन क्योंकि हमें पता है एटम का कुछ हिस्सा तो यूनिट सेल के अंदर है और कुछ हिस्सा यूनिट सेल के बाहर है, तो क्योंकि वो कुछ ही परसेंट अंदर है तो उसका कुछ ही हिस्सा तो काउंट करेंगे हम यूनिट सेल में। तो इस हिसाब से अगर हम निकालने जाए तो हमारे पास ऐसे कुछ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल बन जाता है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि वो आपको कहे कि भाई देखो आपके पास एक सॉलिड है जिसके अंदर P और Q नाम के 2 एलिमेंट्स हैं। P इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड Q इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। बताओ व्हाट विल बी द फॉर्मूला। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो लेक्चर, वी विल सॉल्व दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम जो आगे करने वाले हैं उस आर्टिकल का नाम है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट हियर सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू प्रिपेयर द नोट्स। Article which we starting is of packing efficiency, that is of packing efficiency. Look, efficiency is not a new word for you. Efficiency stands for, जैसे जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं या बाइक इस्तेमाल करते हैं उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट टर्म इज फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी मीन्स के कितने रुपीस के पेट्रोल या डीजल में वो कितना ट्रैवल करेगी। जैसे आप किसी नई गाड़ी की या नई बाइक की ऐड देखते हैं तो उसमें वो लिखते हैं कि 12.5 या 20.5 किलोमीटर पर लीटर। बाइक के केस में लिखते हैं 80 किलोमीटर पर लीटर। तो वो क्या है, उसकी एफिशिएंसी है कि भाई उसके अंदर 1 लीटर तेल डालो, 1 लीटर तेल में वो 80 किलोमीटर चली जाएगी। वो उसकी क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, सॉरी एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी है वो। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पैकिंग की। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैकिंग की तो यहाँ मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन वी पीपल ट्रैवल, कहीं टूर या ट्रिप पे जाना हो तो हम क्या कहते हैं, हम जब जाते हैं तो आवर मेन मोटिव इज टू एंजॉय। लेकिन एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप 3 दिन के टूर पे जा रहे हैं तो आपके पास सामान कम हो, ठीक है ना, या कम सूटकेस में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सके। ज़रूरत का जो भी ज़रूरत का सामान है वो आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन आप 3-4 अगर बैग हो गए तो आपको हैंडल करने में दिक्कत होने वाली है, तो वो आपके एंजॉय को थोड़ा सा कम कर देंगे। बट पैकिंग
स्टैंड्स फॉर, पैकिंग स्टैंड्स फॉर कि भाई आपके पास एक सूटकेस है, एक सूटकेस का आपके पास एक फिक्स वॉल्यूम है कि उसका वॉल्यूम इतना है, उस वॉल्यूम में आप अपने कपड़ों को किस डिजाइन में, किस स्टाइल में, किस पैटर्न में रखो कि उस गिवन वॉल्यूम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कपड़ों को रख सको। ये कहानी कहाँ से आ रही है? ये कहानी आ रही है कि भाई देखो, अभी आपने कहा था कि भाई ये एक फेस है किसी क्यूब का, इसके अंदर 4 एटम्स हैं, हमने चारों एटम्स को आपस में अटैच करा के रखा। सॉलिड्स में तो यही होता है ना कि एटम्स टच ईच अदर। तो हमने कहा कि भाई देखो कि यूनिट सेल का जो फेस है उसके अंदर तो सिर्फ इतना सा हिस्सा है, ठीक है। जब इतना सा हिस्सा है और एटम्स को आप क्या करके रखे हो, टच करके आपने उनको रखा हुआ है, इससे ज्यादा कम डिस्टेंस तो आप इन दोनों के बीच में कर ही नहीं सकते। भाई एटम एक दूसरे के अंदर तो पेनिट्रेट करेगा नहीं कि भाई एक एटम के अंदर आप घुसा दोगे दूसरे एटम को, ये तो पॉसिबल है नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करा सकते हो, टच करा सकते हो। जब टच भी करा के रखते हैं तो देखो कि बीच में एक ऐसा एरिया अवेलेबल है, ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस के अंदर कुछ भी नहीं है। इस स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्पेस के अंदर कुछ भी खाली नहीं है, सॉरी कुछ भी एटम नहीं है। तो ये स्पेस कैसा है? अनऑक्यूपाइड है। इस अनऑक्यूपाइड स्पेस का मतलब है कि आपके पास अवेलेबल कितना था? अवेलेबल था इस स्क्वायर के बीच का, लेकिन उसमें से तो ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा क्या रह गया? खाली रह गया। यानी कि जब आप एटम्स जिनकी शेप स्फेरिकल है, जब आप बॉल्स को इकट्ठा रखोगे, आप किसी भी पैटर्न को देखो, आपके घर में अगर 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल अगर रखे हैं तो आप उनको अटैच करके रखो, यू विल ऑब्जर्व कि वहां पर बीच में कुछ खाली स्पेस आ जाता है। यानी कि जितना भी वॉल्यूम आपके पास अवेलेबल है वो सारा का सारा आप नहीं भर सकते, उसमें से कुछ क्या रह जाएगा? खाली। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? यहां से आप समझ गए होंगे कि अब पैकिंग एफिशिएंसी है क्या कि आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम, आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम what percent is occupied by the atoms, because the shape of atom is spherical, atom is spherical, so there will be presence of some empty space when these spheres attach with each other। कि अगर वो एक दूसरे के साथ अटैच भी हो जाते हैं तो भी क्या होने वाला है? स्टिल इन दैट केस ऑल्सो वो वहां पर कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम क्या करेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी को कहेंगे कि आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम व्हाट परसेंट इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी की भी, सपोज करो कि आपको निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सपोज करो आपको ये निकालना है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? आप इसमें कहेंगे कि देखें कि शेप क्या है? शेप है क्यूब। मैंने लेट किया, लेट द एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज ए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि वो सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में, किलोमीटर में, कुछ भी हो सकता है। भाई ए है, अगर ए है तो वहां से हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वो क्या आ जाएगा? ए क्यूब। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो आ जाएगा मेरे पास क्या? वॉल्यूम। अगर मेरे पास वॉल्यूम आ गया है तो वहां पर हम कहेंगे कि टोटल अवेलेबल वॉल्यूम, ये कह रहे हैं ना, आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? ए क्यूब। अब हम कहेंगे कि शेप ऑफ द एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्या है? स्फेरिकल। अब मैंने लेट किया, लेट द रेडियस ऑफ sphere is that is your क्या? r। अगर ये सेंटीमीटर में है तो मैंने ये भी सेंटीमीटर में लिया, ये पिकोमीटर में आता है, ये भी पिकोमीटर।
जो पिकोमीटर में लिया। अगर ये मीटर में है तो ये भी किस में लिया, मीटर में लिया। तो लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r। अगर रेडियस ऑफ स्फीयर इज r, देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई वॉल्यूम का तो स्फीयर ये होता है। अगर वॉल्यूम का स्फीयर ये है तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, देखो आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है a क्यूब, ठीक है। अब a क्यूब और यहां पर है कि आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम व्हाट परसेंट इज ऑक्यूपाइड, क्योंकि परसेंटेज में बात करोगे तो श्योरली यू विल मल्टीप्लाई बाय 100 ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। तो एटम्स का तो वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय z। अब कहोगे सर ये z क्या है, z इज द नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल। भाई ये तो देखो किसका है, एक एटम का है ना, दिस इज ऑफ 1 एटम। अगर यूनिट सेल के अंदर अगर एक एटम है तो यही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा। लेकिन बीसीसी में अभी हमने निकाला था कितने थे, 2 एटम थे, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे सूटकेस के अंदर पहले सिर्फ एक पैंट शर्ट थी, तो जितना पैंट शर्ट का वॉल्यूम है वो ही परसेंटेज आ जाएगा कि पैंट शर्ट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सूटकेस मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अगर 2 पैंट शर्ट है तो वॉल्यूम भी तो डबल करना पड़ेगा ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी तो बढ़ गया वहां पर। तो इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, z से। z क्या, नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, यानी कि सिंपल क्यूबिक के लिए फॉर सिंपल क्यूबिक z is equal to 1, so packing efficiency will be equal to 4/3 pi r cube divided by a cube multiplied by 100. This is the packing efficiency for simple cubic. अगर मैं कहता यहाँ पर for BCC में z की वैल्यू क्या है, 2 है, निकाली थी ना, कैसे 2 है कि भाई एट द कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना, 8 मल्टीप्लाई 1/8, सेंटर में कितना कंट्रीब्यूशन 1, तो 8 into 1/8 plus 1 that will be 2। तो सो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC के लिए 2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही फॉर FCC के लिए z की वैल्यू क्या आती है, 4। कैसे, 8 into 1/8 प्लस 6 फेसेस हैं, हर एक पे कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ, तो 6 मल्टीप्लाई 1/2। जब आप टोटल सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर FCC वो कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। कि अगर आपके पास टोटल a क्यूब का वॉल्यूम है तो उसमें से सिर्फ इतना सा ऑक्यूपाइड है, बाकी सब क्या है, खाली है। आई होप खाली का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे इस डायग्राम से फिर से कि भाई एटम्स की शेप स्फेरिकल, आप जोड़ के भी रखोगे तो भी कुछ स्पेस कैसा रह जाएगा, खाली रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया पैकिंग एफिशिएंसी। लेकिन अभी तक हम परसेंटेज पे नहीं पहुंचे। हम कब तक नहीं पहुंच सकते, जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पास a और r की वैल्यू ना दी हो। अगर आपके पास a और r की वैल्यू गिवन होगी तो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ से a और r की वैल्यू हमारे लिए क्रूशियल हो जाती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम कोई a और r के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, और तो वो a और r का रिलेशन प्लस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अदरवाइज इट विल क्रॉस 1.5 आवर अगर हम इसको यहीं पर क्रॉस कर जो है कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको कंप्लीट करेंगे प्लस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टिल देन आप प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। डोंट फॉरगेट टू टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कुड प्रिपेयर योर नोट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।